स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री का आपका एक लेक्चर हो चुका है। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री का जो टॉपिक लिया था उसका नाम था एडजॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको भी पता है। एडजॉर्प्शन से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडजॉर्प्शन क्या होता है, क्योंकि वो एक सरफेस फिनोमिना है। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे होने वाली घटना है। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है वो पढ़ा। एडजॉर्प्शन से कुछ टर्म्स रिलेटेड होते हैं, जैसे एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, डीजॉर्प्शन, सॉर्प्शन, ऑक्लूशन, ये पढ़ा। एडजॉर्प्शन दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या अंतर होता है वो पढ़ा। एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन पढ़ा। एडजॉर्प्शन कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं वो पढ़ा। तो ये पूरे लेक्चर में हम लोगों ने एडजॉर्प्शन को ही पढ़ाई किया था। आज का जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2 आप देख रहे होंगे, ये है कैटलिस्ट और इंजाइम के बारे में। कैटलिस्ट आप लोगों ने शायद इसका नाम पहले सुना होगा। कैटलिस्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और एक होता है कैटलिस्ट, वो पढ़ा होगा। और इसी में हम लोग एक और टर्म को उठाएंगे, एंजाइम, वो भी कैटलिस्ट ही होता है ना। तो ये लेक्चर में हम लोग कैटलिस्ट और एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी आपके क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में आते हैं। देखा जाए तो सरफेस केमिस्ट्री में 3 टॉपिक होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है आपका एडजॉर्प्शन वाला पार्ट, सेकंड है आपका कैटलिस्ट वाला पार्ट, कैटलिस्ट और कैटालिसिस, इसी में आपका एंजाइम भी आ जाता है। और तीसरा आता है आपका कोलॉइड्स, जो आप आगे के लेक्चर्स में पढ़िएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका कैटलिस्ट, कैटालिसिस, एंजाइम्स, ये सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, तभी आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें ना रिएक्शंस ज्यादा मिलेंगे आपको, कुछ मिलते हैं रिएक्शंस, इसमें मिलेंगे इस पार्ट में आपको थोड़े बहुत रिएक्शंस। ना आपको कोई न्यूमेरिकल बनाना पड़ता है, ना कॉम्प्लिकेटेड नाम भी है इसमें। बहुत आसान चैप्टर है। थ्योरी पढ़िए, समझिए, और आपका अगर राइटिंग स्किल अच्छा है, आपका इंग्लिश ठीक ठाक है, तो बहुत सारी चीज आप बना के भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर आपका वो टॉपिक समझा हुआ है तो। ठीक है, तो आते हैं हम लोग, वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो आपका है, डिफाइन कैटलिस्ट, कैटालिसिस, प्रमोटर एंड पॉइजन। इतना सब चारों टर्म को एक साथ डिफाइन करना है। कैटलिस्ट के बारे में आप लोगों ने पहले केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में खर्च बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बहुत तेज कन्वर्ट कर दे। अगर कोई रिएक्शन आपका 10 मिनट में होने वाला है, अगर आप कैटलिस्ट डालिएगा तो 2 मिनट, 1 मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर वो रिएक्शन हो जाए, उस सब्सटेंस को बोलेंगे कैटलिस्ट। लेकिन वो खर्च नहीं होता है। अगर आप 5 ग्राम कैटलिस्ट यूज किए हैं तो 5 का 5 ग्राम कैटलिस्ट इंटैक्ट हो जाएगा, खर्च बिल्कुल भी नहीं होगा। रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए, बिना खर्च हुए रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने वाला सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। हालांकि कुछ नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को घटाते भी हैं, लेकिन हम लोग जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट का चर्चा करते हैं, क्योंकि हम लोगों को हर चीज स्पीड में चाहिए। आप भी चाहते हैं जल्दी जल्दी ये वीडियो भी खत्म हो जाए तो आपका नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हर चीज चाहते हैं हम लोग तेज हो, तो तेज करने के लिए कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। तो कैटलिस्ट क्या है? वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाए लेकिन खर्च हुए बिना। देखिए डेफिनेशन क्या है। A catalyst is a substance which increases the rate of reaction without consuming, बिना खर्च हुए रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने वाले सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ये डेफिनेशन आप सरफेस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी पढ़े होंगे। एग्जांपल के तौर पर, जैसे कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जांपल भी देना पड़ेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में ऐड होते हैं और अमोनिया बनाते हैं, NH3। और यहां जो कैटलिस्ट का यूज होता है वो आपका आयरन कैटलिस्ट का यूज होता है। हालांकि इसके जगह पर आप नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO का भी यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और कुछ एग्जांपल में जो एग्जांपल आपको दे रहा हूं वो एग्जांपल आप पी ब्लॉक चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और दे रहा हूं, SO2 गैस प्लस O2 गैस से आपका बनता है 2SO3। ठीक है, यहां भी आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका गैस होता है। यहां पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है आपका V2O5। ठीक है, ये कैटलिस्ट यूज होता है। एक सेकंड, मैंने एक मिस्टेक कहा। मैंने क्या कहा? आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन में अमोनिया बनता है, वहां पर NO का यूज होता है। सॉरी, वो यहां नहीं, इसमें यूज होता है। बाय मिस्टेक मेरे स्लिप ऑफ टंग था। एक्चुअली में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहां यूज होता है, आयरन कैटलिस्ट ही यूज होता है वहां पे। अमोनिया को बनाने के लिए आयरन कैटलिस्ट का ही यूज होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, तो यहां पर V2O5 के प्रेजेंस में होता है, इसका नाम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ये 2 एग्जांपल है कैटलिस्ट के। यही 2 मैंने एग्जांपल इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों एग्जांपल आपको पी ब्लॉक चैप्टर में भी मिलेंगे।
तो वहां का एग्जाम्पल को मैंने यहां पे लिख दिया ताकि आपको दो बहुत चीज याद ना करना पड़े। सेम चीज आप वहां भी याद कर लेते हैं, सेम चीज यहां भी हो जाएगा आपका। V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट का यूज होता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जब भी कोई कैटलिस्ट का डेफिनेशन ही आए तो आप फिर भी आप एग्जाम्पल जरूर डालिएगा। नेक्स्ट है कैटालिसिस। कैटालिसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस में कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, वो प्रोसेस का नाम है कैटालिसिस, है ना, देखिए लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच ए कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इज कॉल्ड कैटालिसिस। प्रोसेस का नाम कैटालिसिस है। एग्जांपल में इसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, यही एग्जांपल ही हो गया आपका, इस प्रोसेस का नाम हो गया कैटालिसिस। नेक्स्ट है प्रमोटर और कैटालिटिक पॉइजन। ये क्या है समझिएगा, है ना, जैसे आप इसको जनरल एग्जांपल से समझते हैं। कैटालिटिक पॉइजन और प्रमोटर क्या होता है, देखिए मान लीजिए दो लोगों को रिएक्शन करवाना है। जैसे एक दो दोस्त है, उनके बीच में कुछ लोग कभी कभी दो दोस्तों में कोई तीसरा जो है लड़ाई लगवा देता है। बस समझिए, मान लीजिए दो दोस्त है, तीसरा एक दोस्त है, तीसरा एक लड़का है, एक आदमी है जो चाहता है दोनों में लड़ाई हो जाए। तो दोनों को उकसाएगा, बोलेगा देखो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, इससे भी बोलेगा तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था। अब क्या है कि दोनों आओ ना ताव देखे और दोनों लड़ना शुरू कर दिए। तो ये जो तीसरा पर्सन है वो कैटलिस्ट कहलाएगा और ये दोनों जो दो लड़ रहे हैं वो रिएक्टेंट है। अब वो दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आप समझ सकते हैं। तीसरा जो है वो कैटलिस्ट है जो दोनों को लड़ाने का काम किया। अब दो और लोग हैं इस कहानी में, तीन के अलावा दो और लोग हैं, पांच लोग हैं। एक चौथा आदमी कौन है जो तीसरे को बोल रहा है, यानी कि कैटलिस्ट को बोल रहा है कि यार तुम बहुत अच्छा काम किए हो, क्या बात है, दोनों को लड़वा के कितना मजा आ रहा है, दोनों का लड़ाई देखने में ना मजा आ रहा है, पीठ थपथपा रहा है उसका। जो कैटलिस्ट को पीठ थपथपा रहा है, कैटलिस्ट को बोल रहा है बहुत अच्छा काम, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसको कहा जाएगा प्रमोटर। जो कैटलिस्ट को प्रमोट करे बोलेगा वाह क्या बात है। देखिए प्रमोटर को रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ कैटलिस्ट को प्रमोट करता है, सिर्फ कैटलिस्ट पर काम करता है। और एक होता है कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक पॉइजन बोलेगा यार क्या किया तुमने, वो कितना अच्छा दोस्त था, दोनों बहुत अच्छा दोस्त था, लड़ाई लगवा दिया तुमने, ये गलत काम है, ठीक है। जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को घटा दे उसको कहेंगे पॉइजन, और जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे उसको बोलेंगे प्रमोटर। प्रमोटर का काम क्या होगा, जो कैटलिस्ट को उकसाएगा, बोलेगा वाह क्या बात है ना, वो हो गया प्रमोटर। और जो कैटलिस्ट को एक्टिविटी को डाउन कर दे, बोले क्या गलत काम किया तुमने, वो हो गया पॉइजन, ठीक है। तो देखा जाए तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रमोटर तो गलत काम कर रहा है, लेकिन रिएक्शन के केस में प्रमोटर का ज्यादा अच्छा रोल है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो दोनों लड़े, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। पॉइजन अच्छा चीज नहीं है, कैटालिटिक पॉइजन अच्छा चीज नहीं है। जनरल एग्जांपल में आपको यही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन केमिस्ट्री के लिए हम चाहते हैं रिएक्शन तेज हो, तो उसमें पॉइजन अच्छा काम नहीं कर रहा है, ज्यादा अच्छा काम कौन कर रहा है, तो प्रमोटर कर रहा है। एग्जांपल के तौर पर देखिए साफ लिखा हुआ, प्रमोटर आर सब्सटेंस विच दैट इनहांस मतलब बढ़ाए एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एंड कैटालिटिक पॉइजन डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। इनहांस की जगह आप इंक्रीजेस भी लिख सकते हैं, अगर आपको इनहांस वर्ड नहीं याद रहे तो आप इंक्रीजेस लिख सकते हैं। आप एग्जांपल में दे देता हूं, देखिए अभी आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया बाय द प्रोसेस कॉल्ड हैबर्स प्रोसेस। यहां पर आयरन जो है कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। आपने एग्जांपल देखा, यहां होगा 3, यहां होगा 2। इस केस में एमओ नाम का एक प्रमोटर यूज होता है, इसका नाम है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम ये एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, इसका यूज एज ए प्रमोटर होता है। यहां पर मोलिब्डेनम प्रमोटर का रोल प्ले कर रहा है, किस चीज का, प्रमोटर। तो आपसे कोई पूछे प्रमोटर का एग्जांपल दो, तो इसी रिएक्शन में आयरन कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम प्रमोटर है। क्लियर हुआ, आपको याद रखना है। पॉइजन का एग्जांपल देना है तो यहां फिर से इसी प्रोसेस को फिर से लिखते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया NH3। यहां हो जाएगा आपका 3, यहां हो जाएगा 2, ठीक है। ये है आपका आयरन तो रहेगा ही। यहां पर CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर H2S, ये दोनों जो है अगर आप इस रिएक्शन में डाल देते हैं तो आयरन की एक्टिविटी को घटा देगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S दीज एक्ट एज पॉइजन, ठीक है। ये कैटालिटिक पॉइजन का काम कर रहे हैं, या सिर्फ पॉइजन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड एक्ट एज ए पॉइजन, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट चीज। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है अक्सर। कैटालिसिस कितने टाइप के होते हैं, तो कैटालिसिस 2 टाइप के होते हैं। पहला कहलाता है आपका होमोजेनस कैटालिसिस और दूसरा कहलाता है हेट्रोजेनस कैटालिसिस। होमो का मतलब आप लोग जानते होंगे सेम होता है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सुनिएगा बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, उसी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया नाइट्रोजन, सॉरी यहां पर फेज भी लिखना पड़ेगा, है ना। ये हो गया आपका नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया गैस।
अमोनिया गैस। ठीक है, यहां पर सॉरी ये मैंने हेट्रोजेनस का एग्जांपल लिख लिया है ना, ये हेट्रोजेनस का एग्जांपल है, होमोजेनस का एग्जांपल लिखना है, तो यहां मैं लिख रहा हूं SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स SO3। देखिए ये भी गैस। अभी आपने देखा यहां पे V2O5 यूज होता है, उसकी जगह पर आप यहां NO का भी यूज कर सकते हैं, मैंने अभी इसका जिक्र भी किया था। ये एग्जांपल को देखिए आप, इस एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों रिएक्टेंट किस फेज में है, गैस। ये भी किस फेज में है, गैस। और कैटलिस्ट भी किस फेज में है, गैस। तो अगर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में रहा, फिर से सुनिए, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में रहे, फेज मतलब अवस्था, सॉलिड लिक्विड गैस सेम फेज में रहे, तब क्या कहलाएगा, होमोजेनस कैटालिसिस। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर सेम फेज में है तो क्या कहलाएगा, होमोजेनस कैटालिसिस। यहां पर आप देख रहे होंगे ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। CH3 COO CH3 प्लस H2, ये रिएक्शन आप ऑर्गेनिक में पढ़िएगा, ये बना के देगा आपको CH3 COOH प्लस CH3OH। ऑर्गेनिक में से एस्टरिफिकेशन भी कहा जाता है, ऑर्गेनिक में पढ़िएगा। एस्टर को एस्टर का हाइड्रोलाइसिस है, सॉरी ये एस्टरिफिकेशन नहीं हुआ, ये तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हुआ, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हुआ। यहां पर ये आपका होता है लिक्विड, ये भी होता है लिक्विड, ये दोनों भी लिक्विड में ही बनता है, प्रोडक्ट से हालांकि लेना देना नहीं है। यहां पर कैटलिस्ट यूज होता है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये भी क्या है आपका लिक्विड। तो आप देख रहे होंगे दोनों कैटलिस्ट और ये आपका दोनों रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में है ना, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, तो ये क्या कहलाएगा, होमोजेनस। क्या कहलाएगा, होमोजेनस। जहां रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज में हो वो होमोजेनस कैटालिसिस कहलाता है, और अगर दोनों अलग अलग फेज में होते तो ये हेट्रोजेनस कैटालिसिस कहलाता। एग्जांपल के तौर पर देखिए, पहला एग्जांपल इसका क्या है, देखिएगा, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया। ये एग्जांपल को मैंने बहुत बार लिखा है, गैस। यहां पर आयरन जो है सॉलिड के फॉर्म में होता है, आयरन किस फेज में है, सॉलिड, और ये दोनों किस फेज में है, गैस, तो दोनों डिफरेंट फेज में है ना, तो क्या कहलाएगा, हेट्रोजेनस। जहां रिएक्टेंट कैटलिस्ट अलग अलग फेज में हो, अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में हो, तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस। और मैं एग्जांपल देता हूं, यही एग्जांपल फिर से लिख दीजिएगा, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2SO3 गैस। यहां यूज होगा V2O5 सॉलिड। तो आप देख रहे हैं कि यहां NO भी ले सकते हैं, V2O5 भी ले सकते हैं। NO गैस है ना, ये सबसे अच्छा एग्जांपल निकला आपका, ये क्यों, इसी में आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। NO गैस हुआ तो ये होमोजेनस हो गया, लेकिन V2O5 किस फेज में है, सॉलिड, तो ये सॉलिड है और ये गैस है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजेनस कैटालिसिस। आपको ज्यादा एग्जांपल नहीं, दो एग्जांपल मैंने दिया है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ है, व्हेन रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, दैट इज लिक्विड और गैस, देन द प्रोसेस is said to be homogeneous catalysis, and the catalytic process in which reactant and catalyst are different phase is known as heterogeneous catalysis। क्लियर हुआ? आप लोग एग्जांपल जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आपको एग्जांपल जरूर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, देखिएगा, है ना, यही हुआ ना नंबर 3। हाँ, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन डिफरेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट का कुछ फीचर्स है, जैसे एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। कैटलिस्ट का कुछ गुण है, सॉलिड कैटलिस्ट का कुछ गुण है, एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। मतलब देखा गया कि कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो बहुत ज्यादा एक्टिव है ना, और सेलेक्टिविटी में आपको बाद में बताऊंगा। एक्टिविटी का मतलब देखा गया पीरियोडिक टेबल में, आप लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होता है। यहां लिखा हुआ है, देखिए ग्रुप नंबर 5 से 11 तक के जो मेटल होते हैं, ग्रुप 5 to 11, आपको पता होगा ग्रुप 3 जो है, और ग्रुप 3 to ग्रुप 12 तक जो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है, अर्थात डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। तो उसमें जो डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, आप लोगों ने डी ब्लॉक चैप्टर में पढ़ा भी होगा, डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं या उनके कंपाउंड एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। अगर आपने डी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा है तो आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं या उनके जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। तो जो आपके डी ब्लॉक के मेटल्स हैं उसमें भी खास करके ग्रुप 5 से 11 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छे एक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। यही लिखा हुआ है यहां पर, देखिए मैं पढ़ देता हूं एक्टिविटी में, द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट। अब आप बोलेगा सर ये केमिजॉर्प्शन कहां से आ गया? देखिए होता क्या है, जो कैटलिस्ट भी है ना वो एडजॉर्प्शन फिनोमिना पर ही काम करते हैं। कैटलिस्ट भी क्या करता है, जैसे ये कैटलिस्ट है, ये इसको रिएक्ट करवाना, ये रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट को पहले अपने ऊपर एडजॉर्ब करवाता है, और एडजॉर्ब करवाने के बाद वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, इसको एडजॉर्ब कराएगा इसके ऊपर, ठीक है।
तो ये देखा गया कि अगर कोई अच्छा कैटलिस्ट बनना चाहता है तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितना अच्छे से उस रिएक्टेंट को अपने ऊपर एडजॉर्ब करवा रहा है। अगर वो रिएक्टेंट को अपने ऊपर एडजॉर्ब अच्छे से कराएगा, एक्सटेंट उसका अच्छा होगा, तो कैटालिसिस भी स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा। अगर उसको एडजॉर्ब नहीं करा पा रहा है अच्छे से, तो कैटालिसिस अच्छा से नहीं होगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है, द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिजॉर्प्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, द कैटालिटिक एक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम ग्रुप 5 टू 11 मेटल। ग्रुप नंबर 5 से लेके 11 डी ब्लॉक में ही आता है आपका, 3 से 12 डी ब्लॉक होता है, 5 से लेके 11 तक मेटल में एक्टिविटी बढ़ जाता है विथ मैक्सिमम एक्टिविटी बीइंग शोन बाय ग्रुप नंबर 7 और 9। ग्रुप 7 और 9 के जो तत्व होते हैं, ग्रुप 7 to 9 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप नंबर 7 टू ग्रुप नंबर 9 वाले, ऐसे 5 से 11 तक में है, लेकिन 5, 7 से 9 वाले जो एलिमेंट होंगे वो आपका गुड कैटलिस्ट का रोल प्ले करेंगे। आपको ये नंबर याद रखना है, 7, 9 या 5, 11 भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, सेलेक्टिविटी। द सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज एबिलिटी टू डायरेक्ट रिएक्शन टू यील्ड ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्टिवली। ये क्या कहता है देखिए यहां आप दोनों रिएक्शन को देख लीजिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने यहां दो रिएक्टेंट लिखा है, CO प्लस H2 गिव्स CH4 और H2O। देखिएगा ध्यान से, इस रिएक्शन को थोड़ा गौर से देखिएगा। CO और H2 रिएक्शन करके एक बार बना रहा है CH4 और H2, और वही CO और H2 एक बार रिएक्शन करके बना रहा है HCHO। तो आप क्या देख रहे हैं, सेम रिएक्टेंट है, अलग अलग प्रोडक्ट है। क्यों पता है, यहां कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ है, निकल, और यहां कौन सा यूज हुआ है, कॉपर। इसका मतलब क्या है, कैटलिस्ट के अंदर इतना पावर होता है कि वो सेम रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट बनवा सकता है। रिएक्टेंट सेम है, लेकिन अगर ये कैटलिस्ट गया तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा कैटलिस्ट गया तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। तो एक ही कैटलिस्ट अलग अलग रिएक्टेंट को अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब एक कैटलिस्ट के अंदर इतना पावर होता है कि वो अलग रिएक्टेंट को अलग अलग प्रोडक्ट बनवा सकता है। ठीक है ना, निकेल के रहने से मीथेन बन गया और कॉपर के रहने से मीथेनल बन गया। इसका नाम मीथेनल है, या इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। निकेल के रहने से मीथेन बन गया, कॉपर के रहने से मीथेनल बन गया। तो इसका मतलब ये किस नेचर का है, सेलेक्टिव। ये सेलेक्ट करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, सेलेक्ट करता है कि हम चाहेंगे ना तो तुमको ये प्रोडक्ट बनवा देंगे, हम चाहेंगे तो तुमसे दूसरा प्रोडक्ट बनवा देंगे। तो उसके अंदर इतना पावर होता है कि रिएक्टेंट से अलग अलग प्रोडक्ट बनवा सकता है। ठीक है, कैटलिस्ट अलग तो प्रोडक्ट अलग। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है सेलेक्टिविटी। तो ये हो गया सॉलिड कैटलिस्ट का कुछ आपका फीचर्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और आपका नेक्स्ट चीज है सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। क्या होता है सुनिएगा, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस, और इसका एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल है आपका जियोलाइट। देखिएगा एग्जांपल है इसका, क्या है, जियोलाइट, है ना, जियोलाइट बोलते हैं इसको, सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। ये क्या होता है, देखिए होता क्या है, जैसे मान लिए मैंने अभी आपको कहा कि कैटालिसिस भी केमिजॉर्प्शन फिनोमेना पर काम करता है। जैसे ये कोई कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट है, मेरा हाथ कैटालिस्ट है, और इस रिएक्टेंट को इसके ऊपर एडजॉर्ब कराना है। ठीक है, अगर मैं इस मार्कर से को इसके ऊपर एडजॉर्ब कराना चाहता हूं, तो मैं चाहूंगा ना कि ये मार्कर जो है इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाए, क्योंकि एडजॉर्प्शन फिनोमेना पर काम करता है। ये मार्कर अगर मेरे हाथ में एडजॉर्ब हो जाएगा तभी तो काम करवा पाएगा। लेकिन अगर मार्कर की जगह मैं इतना बड़ा पेड़ ले लूं और उस पेड़ को मैंने अपने हाथ में एडजॉर्ब कराने का कोशिश करूं, तो क्या वो एडजॉर्ब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये मार्कर एडजॉर्ब हो जाएगा लेकिन वो पेड़ नहीं हो पाएगा। क्यों, पेड़ का साइज बहुत बड़ा है और मेरे हाथ में वो फंस नहीं पाएगा। जैसे मेरे हाथ में फंस गया कौन, मार्कर, लेकिन पेड़ फंस पाएगा, नहीं फंस पाएगा। इसका मतलब ये जो कैटलिस्ट है वो देखता है कि रिएक्टेंट का जो शेप है वो मेरे फंसने लायक है कि नहीं, मेरे में एडजॉर्ब होने लायक है कि नहीं। अगर वो रिएक्टेंट का शेप इस कैटलिस्ट में फंसने लायक होगा या एडजॉर्ब होने लायक होगा, तब तो वो उसको कैटलाइज कर पाएगा। और अगर उसका शेप इसमें फंसने लायक नहीं होगा तो उसको एडजॉर्ब नहीं करा पाएगा। मतलब ये एक प्रकार का शेप को सेलेक्ट करके कैटलिस्ट करा रहा है ना, रिएक्टेंट का शेप को देख के ऊपर कैटलिस्ट करा रहा है ना, इसलिए इसको कहा जाता है शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। उसके शेप को देखता है कि वो एडजॉर्ब होने लायक है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो एडजॉर्ब नहीं कराएगा, कैटालिसिस नहीं होगा। और अगर रिएक्टेंट का शेप कैटलिस्ट के शेप के बराबर निकला तो उसको एडजॉर्ब करा सकता है। इसी काम में जो सबसे बेहतर एग्जांपल देखा जाता है वो है जियोलाइट। मैं आपको पढ़ा देता हूं कि शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है क्या। देखिए, एक कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन पोर स्ट्रक्चर। पोर का मतलब होता है छिद्र, यानी कि छेद। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र। हर सही दीर्घई देख लीजिएगा, शायद दीर्घई होता है। ठीक है, छिद्र हो गया यानी कि छेद। ठीक है, पोर है ना। क्या लिखा हुआ देखिए, द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में पोर होते हैं, छेद होते हैं। देखिए मेरे हाथ में छेद, ठीक है, हाथ में नहीं है, उंगली में गैप है। ठीक है, द कैटलिस्ट रिएक्शन दैट डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट एंड ऑन द साइज ऑफ रिएक्टेंट। इसके पोर स्ट्रक्चर और रिएक्टेंट के साइज पर डिपेंड करे,
है ना, एंड द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के भी पर भी डिपेंड करे, इज कॉल्ड सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस जियोलाइट ड्यू टू देयर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, है ना। ये जो आपका जो सबसे बेहतर एग्जांपल आपका सेफ सेलेक्टिव कैटालिसिस का एग्जांपल कोई पूछेगा तो बोलेगा आप जियोलाइट, और इसका स्ट्रक्चर होता है हनीकॉम्ब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मधुमक्खी का जो छत होता है ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, जियोलाइट्स, ठीक है। अब देखिए जियोलाइट्स के बारे में कुछ स्पेशल बात लिखा हुआ है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए ये सभी आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। द रिएक्शन दैट अकर इन जियोलाइट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय शेप एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। जो जियोलाइट एक कैटलिस्ट है, जियोलाइट एक कैटलिस्ट है। कैसा सा कैटलिस्ट है? सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। वो देखता है कि मेरे पर जो एड्सॉर्ब होने वाला रिएक्टेंट है उसका साइज मेरे छेद के बराबर है कि नहीं। अगर मेरा छेद से बड़ा साइज रहा तो एड्सॉर्ब नहीं होगा, बहुत छोटा हुआ तो भी एड्सॉर्ब नहीं होगा, उसके कंपैटिबल शेप होना चाहिए। क्लियर है? तो जियोलाइट देखता है कि रिएक्टेंट का साइज मेरे पोर स्ट्रक्चर के बराबर टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल जियोलाइट आर मेड ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट। कोई आपको बोलेगा जियोलाइट है क्या बाबू, तो बोलेगा सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। बोलेगा कौन सा केमिकल सब्सटेंस से बना है, तो आप क्या बोलेगा एल्यूमिनो सिलिकेट। जियोलाइट क्या होता है? एल्यूमिनो सिलिकेट। इसका जनरल फॉर्मूला यहां पर एक लिखा हुआ भी है, ठीक है। देखिए द जियोलाइट फॉर्मूला इज ऑफन गिवन एज इन द फॉलोइंग। देखिए जियोलाइट का फॉर्मूला है MXYN AlO2X SiO2Y MH2O। बोलेगा सर बहुत बड़ा फॉर्मूला है, तो ऐसे आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा फॉर्मूला का, लेकिन फिर भी अगर आप याद रख सकते हो तो याद रखिएगा MXYN। देखिए एल्यूमिनो सिलिकेट, एल्यूमिनो सिलिकेट, SiO2 से सिलिकेट आया, AlO2 से एल्यूमिनो आया, तो एल्यूमिनो सिलिकेट इसलिए इसका नाम है, ठीक है। AlO2 SiO2 MH2O वाटर मॉलिक्यूल्स में से प्रेजेंट होता है। M क्या है? एनी ऑफ द, M क्या है यहां पर? मेटल है। कौन सा ऐसा मेटल है? एनी वन मेटल दैट कुड बी मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब मेटल यहां पर हो सकता है। M यहां पर मेटल है। N क्या है? वैलेंस ऑफ मेटल कैटायन। जैसे आप N मतलब क्या? वैलेंस, वैलेंस कहिए वैलेंसी कहिए। जैसे आप यहां पर सोडियम लेते हैं तो सोडियम का कितना होता है? 1, तो N का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर आप मैग्नीशियम लेते हैं तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2, तो N का वैल्यू हो जाएगा 2। N यहां पर वैलेंसी है, ठीक है। देखिए अब जियोलाइट तो ठीक है, लेकिन जियोलाइट के अंदर भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं। तो जियोलाइट में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जियोलाइट है एक, उसका नाम है ZSM-5। ZSM-5। अब इसका यूजेस क्या है देख लीजिए। An important zeolite catalyst used in the petroleum industry is ZSM-5। ZSM-5 का यूज होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, है ना। क्या यूज होता है? इट कन्वर्ट्स अल्कोहल इनटू गैसोलीन, है ना। अल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? गैसोलीन में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ZSM-5। याद रखिएगा, कोई बोलेगा ZSM-5 किसमें कन्वर्ट करता है? तो अल्कोहल को गैसोलीन में, और गैसोलीन जो है एक पेट्रोल का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन दे देता है। सीधा याद रखिएगा ZSM-5 का यूज अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, जो कि एक प्रकार का सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, अब आता है आपका इंजाइम। इंजाइम क्या है देखिएगा। इंजाइम भी एक प्रकार का कैटलिस्ट होता है, लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिंदा कैटलिस्ट, मतलब जो कैटलिस्ट हमारे बॉडी में है, जो कैटलिस्ट पेड़ पौधों में भी होगा, जो कैटलिस्ट एनिमल्स में होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाला कैटलिस्ट है ये। इसको बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायो मतलब जीवित चीज, केमिकल कैटलिस्ट। ये भी कैटलिस्ट है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर है। अब बोलेगा सर इसका क्या काम है? बहुत सारे एंजाइम का हमारे बॉडी में बहुत अलग अलग काम है। बहुत सारे एंजाइम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, सबका अपना अपना काम है। बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो हमारे अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल एक्टिविटी को काम करता है। कुछ खाने को पचाने में भी काम करता है ना। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो अगर हम लोग हमारे बॉडी में ना हो तो खाने को पचाने में सालों लग जाए। ऐसा कैसा एंजाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी पढ़े होंगे, वहां भी पढ़िएगा। नहीं अगर पढ़े तो आप पढ़िएगा, पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये होता क्या है? नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखा मैंने कहा कहां से मिलता है? लिविंग प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। और होता क्या है? नाइट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाइट्रोजेनस का मतलब इसमें नाइट्रोजन का कंपाउंड है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। और कहां से मिलता है? लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। न्यूमरस रिएक्शंस दैट अकर इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस एंड कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। हमारे बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस
जो होते हैं शरीर में वो किसके द्वारा होते हैं? एंजाइम के द्वारा ही होते हैं। बहुत सारे लाइफ प्रोसेस जो है एंजाइम के द्वारा ही होते हैं। द एंजाइम्स आर दस टर्म्स एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट। अगर आपको एंजाइम का डेफिनेशन उतना याद नहीं रहेगा, सीधे एग्जाम में लिखेगा, एंजाइम्स एक प्रकार का बायोकेमिकल कैटलिस्ट है जो हमारे बॉडी में बहुत तरह के बायोलॉजिकल प्रोसेस को काम करने में यूज होता है। एंड द फिनोमिना इज नोन एज बायोकेमिकल कैटालिसिस। जब कोई एंजाइम की मदद से हमारे बॉडी में कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है तो इसको कहा जाता है बायोकेमिकल कैटालिसिस। कैटालिसिस तो ये भी है, ये भी तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना, लेकिन इसको कहा जाएगा बायोकेमिकल कैटालिसिस। अब आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज एंजाइम या बायोकेमिकल कैटालिसिस, तो आपको एग्जांपल देना होगा। मैंने अभी तक एक भी एग्जांपल आपको एंजाइम का नहीं दिया, अब यहां पर आपको मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल है C12H22O11 प्लस H2O। ये रिएक्शन आप C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये रिएक्शन आप बायो मॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़े होंगे। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़िएगा, ठीक है। इसका नाम है सुक्रोज, सुगर भी कहा जाता है इसको, सुक्रोज। इसे कहा जाता है ग्लूकोज और इसे कहा जाता है फ्रुक्टोज, ठीक है। यहां पर जो एंजाइम यूज होता है इसका नाम है, जो एंजाइम यहां पर यूज होगा इसका नाम है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज आपको एग्जाम में जरूर लिखना पड़ेगा एंजाइम, अगर आप नहीं लिखिएगा तो नंबर कटेगा। इन्वर्टेज नाम का एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये एक एग्जांपल हो गया, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 2 में दे रहा हूं, सेम फॉर्मूला होगा C12H22O11 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब बोलिएगा सर सेम चीज को आपने 2 बार लिख दिया, बिल्कुल नहीं, इसका नाम है माल्टोज। और माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो ग्लूकोज और ग्लूकोज बनता है, दोनों ग्लूकोज बनता है। यहां पर जो एंजाइम यूज होता है इसका नाम है माल्टेज। माल्टेज, ऊपर क्या था? इन्वर्टेज, यहां है माल्टेज, ठीक है। ये हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 हम दे देते हैं, और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मिल्क को, यहां पर ऐसे मिल्क दूध है, आपको पता होगा शायद, दूध को दही बनाने का काम, कर्ड बनाने का काम भी एक एंजाइम की मदद से होता है। इसका नाम है लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई, बैसिलस बोलिए या बैसिलाई बोलिए, लैक्टोबैसिलाई नाम का एक एंजाइम होता है जो दूध को दही बनाने में काम करता है। बैक्टीरिया है एक प्रकार का जो दूध को दही बनाने में यूज होता है, ठीक है। 3 एग्जांपल हो गया। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, प्रोटीन। ये सब आप लोग बायोमोलिकुलर चैप्टर में पढ़िएगा। प्रोटीन से, है ना, पेप्टाइज बनाने के लिए जो एंजाइम का यूज होता है इसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन नहीं बोल रहा हूं, पेप्सिन, ठीक है। ये सब आपको कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है जो आपके एंजाइम का एग्जांपल है। ये सब एग्जांपल है एंजाइम का, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया एंजाइम का, ठीक है। 4 एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जगह नहीं है, मैंने 4 एग्जांपल लिखा। आपके एग्जाम में अगर आया एंजाइम का एग्जांपल तो आपको ये सब एग्जांपल में से कुछ एग्जांपल को लिखना है, ठीक है। चलिए, आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, है ना, क्या है? एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस का कुछ गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, अभिलक्षण क्या देखिएगा। पहला, मोस्ट हाईली एफिशिएंट, बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, प्रभावशाली होते हैं एंजाइम, है ना। देखिए क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट। आप लोग एक बात बताइए, दूध से दही बनाना, आप लोगों ने देखा, दूध से दही बनाना भी एक एंजाइम के द्वारा होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई, याद रखिएगा। तो एक बात बताइए, दूध से दही कैसे बनता है? तो आप लोग पढ़े होंगे, दूध में पहले थोड़ा दही मिलाया जाता है, जिसको आप जोरन भी बोलते हैं। दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं तो वो दही बन जाता है। तो एक बात बताइए, अगर आपको दूध को दही में कन्वर्ट करना है तो आप जो दही मिलाते हैं इसमें थोड़ा सा, वो दही बहुत ज्यादा मिलाते हैं कि 1-2 चम्मच मिलाते हैं? आपने पढ़ा होगा, बहुत आपने देखा होगा, पढ़ा क्या होगा, देखा होगा, बहुत कम दही मिलाइएगा तो भी बहुत सारे दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। तो सोचिए, छोटा सा, थोड़ा सा आपने जब दही मिलाया होगा तो उसमें बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई, उतने सारे दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया थोड़ा सा बैक्टीरिया। इसका मतलब ये है, ये बहुत एफिशिएंट होते हैं, इनका थोड़ा सा अमाउंट भी अगर आ गया ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ये इतना एफिशिएंट होते हैं, चुटकी भर चाहिए, बहुत सारे एंजाइम कैटालिसिस एंड बहुत सारे रिएक्टेंट को कैटालाइज करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा एंजाइम काफी है। देखिए लिखा हुआ है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम, सिर्फ एक मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल। 1 मिलियन मॉलिक्यूल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल का जरूरत पड़ता है। कितना एफिशिएंट होगा ये, कितना प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट है हाईली स्पेसिफिक नेचर। स्पेसिफिक मतलब चुनाव। एक बात बताइए, दूध को दही बनाना है, लैक्टोबैसिलस से होगा, क्या इन्वर्टेज एंजाइम डाल सकते हैं क्या?
बिल्कुल नहीं। बोलेंगे सर गजब बात है, इन्वर्टेज से तो सुक्रोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता था। तो क्या आप एक एंजाइम को दो जगह दूसरी जगह यूज कर सकते हैं क्या? नहीं। एक एंजाइम सिर्फ एक ही रिएक्टेंट को कैटालाइज कर पाएगा। अब हर एंजाइम को हर जगह यूज नहीं किया जा सकता है। पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए पार्टिकुलर एंजाइम ही बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहां लिखा हुआ देखिए, ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक और गिवन रिएक्शन, किसी खास रिएक्शन के लिए ही वो होते हैं। वन कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन वन रिएक्शन, एक कैटलिस्ट दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर पाएगा। या आप वन कैटलिस्ट बोलिए या आप वन एंजाइम भी बोल सकते हैं, इस जगह पर आप एंजाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, किसी खास तापमान पर एंजाइम बहुत तेज काम करता है। देखिए लिखा हुआ है, द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन बिकम्स मैक्सिमम एट ए डिफरेंट टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो किसी खास तापमान पर एंजाइम बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उसे ही कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बीइंग 310 केल्विन इज सूटेड फॉर एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है 310 केल्विन के आसपास, ये सूट करता है एंजाइम कैटालिसिस को कराने में। तो आपसे कोई बोलेगा ऑप्टिमम टेम्परेचर का एग्जांपल दीजिएगा, तो 310 केल्विन बोल सकते हैं ह्यूमन बॉडी का एंजाइम कैटालिसिस कराने के लिए। नेक्स्ट है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, किसी खास पीएच पर एंजाइम कैटालिसिस बहुत तेज होता है। देखिए, द रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर पीएच कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच। जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वैसे ही ऑप्टिमम पीएच भी होता है, और इसका वैल्यू है 5 से 7। इस पीएच पर एंजाइम कैटालिसिस बहुत तेज होता है। जैसे एंजाइम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वैसे ही ऑप्टिमम पीएच भी है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 310 केल्विन, ऑप्टिमम पीएच 5 से 7। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर्स एंड कोएंजाइम। जैसे आपने पढ़ा प्रोमोटर, उसी तरह से यहां पर जैसे प्रोमोटर क्या था, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला, उसी तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला कहलाता है एक्टिवेटर या कोएंजाइम। द एंजाइम एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड बाय इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस नोन एज कोएंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने वाला जो सब्सटेंस होता है उसे कोएंजाइम या फिर एंजाइम एक्टिवेटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये सब फीचर्स है एंजाइम कैटालिसिस का, कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वीवीआई तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ये जो आपको मैकेनिज्म यहां पर बताया गया है, सेम मैकेनिज्म केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी यूज होता है। एंजाइम कैसे किसी रिएक्शन में काम करता है, तो देखिए एंजाइम कैटालिसिस जो होता है ना, वो लॉक एंड की मॉडल पर काम करता है। लॉक एंड की मॉडल मतलब एक ताले को खोलने के लिए कई चाबी होती है या सिर्फ एक चाबी होती है? सिर्फ एक चाबी होती है। सिर्फ एक ही टाइप के चाबी, एक ही चाबी से आप उस ताले को खोल सकते हैं, है ना। पार्टिकुलर ताले के लिए पार्टिकुलर चाबी होता है, उसी तरह से पार्टिकुलर रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए पार्टिकुलर एंजाइम होता है। आपने पढ़ा ना अभी, स्पेसिफिक, है ना, वही होता है। यही चीज को समझाने के लिए यहां पर इसका मैकेनिज्म समझाया गया है, कैसे एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटालाइज करता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है। देखिए, देयर आर नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम। जैसे देखिए, ये आपका है एंजाइम, यहां देख रहे होंगे ये एंजाइम है, इसके अंदर बहुत सारा क्या प्रेजेंट है, कैविटीज। कैविटीज मतलब होता है छेद, बहुत सारे छेद है। देखिए ये आपको चाबी के जैसा लग रहा होगा, इसमें बहुत सारे छेद है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको कलर में बना देता हूं। देखिए, ये आपको यहाँ पर एक छेद नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक छेद है, यहाँ पर छेद है, ठीक है। इस तरह से इसमें बहुत सारे कैविटीज होते हैं। कैविटीज का मतलब छेद होता है, किसमें, एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, दीज कैविटीज आर कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड पोजेस एक्टिव ग्रुप सच एज अमीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, थायो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये सब कैविटीज में कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये सब आपको ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे, ये सब फंक्शनल ग्रुप है ना। तो इन कैविटीज में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वही लिखा हुआ है। दीज कैविटीज आर कैरेक्टरिस्टिक शेप पोजेस एक्टिव ग्रुप्स, इसमें एक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। अब सुनिए, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव कंप्लीमेंट्री शेप कैन फिट इनटू दैट कैविटीज जस्ट लाइक लॉक एंड की। अब देखिए, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को ही आप एस से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलेंगे सर रिएक्टेंट को तो आर से करना चाहिए ना। रिएक्टेंट को आप सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट। ऑर्गेनिक में रिएक्टेंट को कई जगह पे सबस्ट्रेट बोला जाता है, सबस्ट्रेट। देखिए, तो रिएक्टेंट कहिए या सबस्ट्रेट कहिए। देखिए, अब क्या देख रहे हैं आप, इस रिएक्टेंट में का शेप देख रहे होंगे, शेप आप लग रहा होगा ना कि ये जाके इसमें घुस जाएगा, ये यहां जाकर के घुस जाएगा, ये इधर घुस जाएगा, ऐसा लग रहा है ना। तो इस सबस्ट्रेट का जो शेप है, इस एंजाइम के अगर कंपैटिबल है, लग रहा होगा कि ये जाके घुस जाएगा, इसमें जाके बैठ जाएगा, तो ये रिएक्शन होगा
तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इसको इसके साथ अगर लग गया ना तो लगेगा ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया, जैसे लग रहा होगा ना ये इसका इंतजार कर रहा है, घुसा तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप एंड कैन फिट इनटू दैट कैविटीज। इस कैविटीज में जाकर के ये फिट बैठ जाएंगे, है ना। किस तरह से, जैसे लॉक एंड की, जैसे आप की डालते हैं तो लगता है ना कि वो लॉक जैसे की में गया, लग रहा होगा ये पूरी तरह से बैठ गया, फुलफिल हो गया, तो जाके आपका ताला खुल जाता है। सेम टू सेम वही है ना। अब आप देख रहे होंगे, इससे आप समझिए होगा, पहले ये दोनों अलग था, फिर बाद में चिपका, और चिपकने के बाद ये समझिए ताला, ये चाबी है, इस ताले को खोल दिया और सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में। पहले ये क्या था, सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट, जैसे एंजाइम घुसा इसके अंदर फिट बैठ गया, अब जाकर के इसको ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। देखिए इसमें रिएक्शन क्या है, पहले ई और एस आपस में जुड़ा और क्या बनाया, ES बनाया, ये आपका कहलाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बीच में बना है। बाद में ये एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। देखिए एंजाइम को अलग होना है क्योंकि एंजाइम एक प्रकार का कैटलिस्ट है, आपको पता होगा कैटलिस्ट रिएक्शन को कैटलाइज करने के बाद टिकता नहीं है, वो निकल जाता है, तो कैटलिस्ट, ये एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो गया। तो ये डायग्राम से उम्मीद है कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि ये सब आप देख के आप डायग्राम बना पाइएगा तो बना लीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, अगर नहीं भी बने कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ ये मैकेनिज्म आप याद रख सकते हैं, ये वाला पार्ट को, ठीक है। ये वाला चीज आप एग्जाम में सिर्फ लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, जरूरी नहीं कि आप इसको बनाएं, ठीक है, मैंने समझाने के लिए बना दिया। तो देखिए यहीं तक हुआ आपका एंजाइम कैटालिसिस, और ये हो गया आपका लेक्चर नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि ये आपको लेक्चर अच्छा इंटरेस्टिंग लगा होगा, कैटालिसिस पार्ट कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलॉइड स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 3 आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बोरिंग नहीं लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट करने से अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, नोट्स मैं आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, ठीक है।